जिंदगी हो या पढ़ाई, सफर हमेशा जीरो से ही शुरू होता है, लेकिन मेहनत हमें जेनिथ यानी ऊंचाइयों तक ले जाती है। स्वागत है आपका जीरो टू जेनिथ पर, जहां हम आपकी लर्निंग को एक नई दिशा देते हैं। मैं हूं आपके साथ भावना चौहान। चलिए शुरू करते हैं आज का खास सेशन। सत्रीय कार्य आई, प्रत्येक उत्तर लगभग 500 शब्द। 1. प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए मुख्य पुरातात्विक स्रोतों का मूल्यांकन कीजिए। उत्तर: पुरातात्विक स्रोत प्राचीन भारत के इतिहास लेखन की आधारशिला हैं। जहां साहित्यिक स्रोत कल्पना या धार्मिक पक्षपात से प्रभावित हो सकते हैं, वहीं पुरातात्विक साक्ष्य भौतिक सच्चाई को प्रस्तुत करते हैं। अभिलेख इंस्क्रिप्शंस अभिलेखों का अध्ययन पुरालेख शास्त्र कहलाता है। ये राजाओं के आदेशों, उनकी विजयों और धार्मिक दान का विवरण देते हैं। अशोक के शिलालेखों ने पहली बार मौर्य साम्राज्य की सीमाओं और धम्म के स्वरूप को स्पष्ट किया। उत्तर भारत में गुप्तों के प्रयाग प्रशस्ति और दक्षिण में ऐहोल अभिलेख ने क्षेत्रीय राजनीति को समझने में मदद की। मुद्रा शास्त्र कौन सिक्कों से न केवल राजाओं के नाम और तिथियों का पता चलता है, बल्कि साम्राज्य की आर्थिक समृद्धि का भी संकेत मिलता है। हिंदैवन इंडो ग्रीक्स राजाओं का इतिहास तो केवल सिक्कों के आधार पर ही लिखा गया है। सोने के सिक्कों की प्रचुरता जैसे गुप्त काल में व्यापार की उन्नति दिखाती है, जबकि उनमें मिलावट आर्थिक गिरावट का संकेत देती है। मृदभांड पॉटरी पुरातत्व में बर्तनों को इतिहास की वर्णमाला कहा जाता है। ओसीपी, पीजीडब्ल्यू और एनबीपी जैसी विशिष्ट शैलियों से विभिन्न संस्कृतियों के विस्तार और उनके कालक्रम का पता चलता है। स्थापत्य और कला मंदिरों, स्तूपों जैसे सांची और भरहत और विहारों से उस काल की स्थापत्य कला, धार्मिक समन्वय और सामाजिक जीवन का पता चलता है। ये स्मारक तत्कालीन समाज की कलात्मक उपलब्धियों और शासकों की दानशीलता को दर्शाते हैं। अवशेषों का वैज्ञानिक विश्लेषण आधुनिक समय में पराग विश्लेषण, पशुओं की हड्डियों का अध्ययन और कार्बन डेटिंग जैसी विधियों ने प्राचीन काल के पर्यावरण, आहार और जलवायु को समझने में अभूतपूर्व योगदान दिया है। 2. मौर्य प्रशासन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर: मौर्य प्रशासन अपनी कार्यकुशलता और केंद्रीकरण के लिए जाना जाता था। यह व्यवस्था इतनी सुदृढ़ थी कि इसने पहली बार भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से को एक राजनीतिक सूत्र में बांधा। राजा और मंत्रिपरिषद प्रशासन का केंद्र राजा था। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राजा राज्य का सर्वोच्च अंग था। वह न्याय, सेना और शासन का प्रमुख था, लेकिन स्वेच्छाचारी नहीं था। उसे सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होती थी। नौकरशाही अमात्य और अध्यक्ष प्रशासन को चलाने के लिए एक विशाल नौकरशाही थी। कौटिल्य ने 27 अध्यक्षों का उल्लेख किया है जो कृषि, व्यापार, बाटमाप, कताई बुनाई और जलमार्ग जैसे विभिन्न विभागों के प्रमुख होते थे। प्रांतीय और स्थानीय शासन साम्राज्य को 4-5 बड़े प्रांतों जैसे उत्तरापथ, दक्षिणापथ में बांटा गया था, जहां कुमार, राजकुमार नियुक्त होते थे। जिले को आहार या विषय कहा जाता था, जिसे राजुक संभालते थे। सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका प्रमुख ग्रामिक होता था। सैन्य और गुप्तचर तंत्र मेगास्थनीज के अनुसार सेना का प्रबंधन 6 समितियों, प्रत्येक में 5 सदस्य द्वारा किया जाता था। मौर्यों के पास एक अत्यंत सक्रिय गुप्तचर विभाग गूढ़ पुरुष था, जो न केवल बाहरी दुश्मनों बल्कि सरकारी अधिकारियों पर भी नजर रखता था। राजस्व व्यवस्था राज्य की आय का मुख्य स्रोत भूमि कर भाग था, जो उपज का 1.25 से 1/6 हिस्सा होता था। इसके अलावा कर चोरी रोकने के लिए सख्त नियम थे। लोक कल्याण अशोक के काल में धम्म महामात्रों के माध्यम से प्रशासन को मानवीय चेहरा दिया गया। सड़कें, अस्पताल और विश्राम गृह बनवाए गए, जो राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप को दर्शाते हैं। सत्रीय कार्य 2
प्रत्येक उत्तर लगभग 250 शब्द। 3. निर्वाण एवं कर्म के बौद्धवादी दर्शन की विवेचना कीजिए। उत्तर: बौद्ध धर्म का दर्शन व्यावहारिक और मनोवैज्ञानिक है। बुद्ध ने जीवन के दुखों का कारण, तृष्णा, इच्छा, को बताया और उससे मुक्ति के लिए 2 महत्वपूर्ण अवधारणाएं दी। निर्वाण: यह बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। निर्वाण का अर्थ स्वर्ग जाना नहीं है, बल्कि जीते जी अज्ञानता और तृष्णा के बंधनों से मुक्त होना है। ये शांति और पूर्ण ज्ञान की स्थिति है। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग, जैसे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प आदि पर चलकर व्यक्ति निर्वाण प्राप्त कर सकता है, जिसके बाद पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। कर्म: बुद्ध ने कर्म के नैतिक पक्ष पर जोर दिया। यहाँ कर्म का अर्थ चेतना। इसका अर्थ है कि केवल क्रिया महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उस क्रिया के पीछे की नीति या उद्देश्य महत्वपूर्ण है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। अच्छे कर्म उसे मोक्ष की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म उसे दुखों के जाल में फंसाए रखते हैं। बौद्ध दर्शन में कर्म नियतिवाद, फेट, नहीं है, बल्कि इसे सुधार कर भविष्य बदला जा सकता है। 4. परिपक्व हड़प्पा सभ्यता में शहरीकरण की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर: हड़प्पा सभ्यता का शहरीकरण इतिहास का एक चमत्कार है, जो उनकी योजनाबद्ध सोच को दर्शाता है। ग्रिड पद्धति: यहाँ की सड़कें और गलियां एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं, जिससे पूरा शहर शतरंज की बिसात, ग्रिड पैटर्न, की तरह व्यवस्थित लगता था। नगर विभाजन: लगभग हर शहर 2 भागों में बंटा था। दुर्ग, सिटाडेल, जो ऊंचे टीले पर था और जहां प्रशासनिक भवन थे, और निचला शहर, जहां सामान्य जनता रहती थी। अजल निकासी: यह इस सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता थी। हर घर की नाली गली की बड़ी नाली से जुड़ी थी। ये नालियां ईंटों या पत्थर की सिल्लियों से ढकी होती थीं और सफाई के लिए नियमित अंतराल पर मैनहोल, सोख्ता गड्ढे, बनाए गए थे। ईंटों का मानकीकरण: निर्माण में पकी हुई ईंटों का प्रयोग होता था, जिनका अनुपात 1:02 और 4 निश्चित था। यह सभ्यता के हर क्षेत्र, हजारों किलोमीटर, में एक समान पाया गया। 5. सातवाहन काल के दौरान समाज की मुख्य विशेषताओं की चर्चा कीजिए। उत्तर: सातवाहन काल, दक्कन क्षेत्र में भारतीय समाज ने कई महत्वपूर्ण बदलाव देखे। मातृसत्तात्मक प्रभाव: सातवाहन समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत मजबूत थी। राजाओं द्वारा अपनी माताओं का नाम अपने नाम के साथ जोड़ना, जैसे गौतमीपुत्र, वाशिष्ठीपुत्र, इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। वर्ण व्यवस्था और समावेश: यद्यपि सातवाहन ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, लेकिन उन्होंने विदेशी समुदायों, शक और यवन, को भारतीय समाज में शामिल किया। राजाओं ने वर्ण संकर, जातियों के मिश्रण, को रोकने का दावा किया, फिर भी समाज लचीला था। व्यापारिक और शिल्पकार वर्ग: सातवाहन काल में समुद्री व्यापार की उन्नति ने निगम और श्रेणियों, आर्टिसन गिल्ड्स, को बहुत शक्तिशाली बना दिया। ये श्रेणियां न केवल व्यापार करती थीं, बल्कि बैंकों का कार्य भी करती थीं। समाज में बौद्ध धर्म का भी गहरा प्रभाव था, जिसे व्यापारियों और शिल्पकारों ने बड़े पैमाने पर दान दिया। सत्रीय कार्य, असाइनमेंट 3, के उत्तरों का विस्तृत रूप दिया गया है। वीडियो और असाइनमेंट की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इनमें और अधिक ऐतिहासिक तथ्य जोड़े गए हैं। 6. कालीबंगन। कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर, प्राचीन सरस्वती नदी के तट पर स्थित एक अत्यंत महत्वपूर्ण हड़प्पा-कालीन स्थल है। इसकी विस्तृत विशेषताएं निम्नलिखित हैं। दोहरा घेरा, फोर्टिफिकेशन: यहाँ दुर्ग और निचला शहर दोनों ही अलग अलग रक्षा प्राचीरों, किलेबंदी, से घिरे हुए थे, जो अन्य हड़प्पा शहरों में कम ही देखा जाता है। कृषि साक्ष्य: यहाँ के उत्खनन में जुते हुए खेत के निशान मिले हैं, जो विश्व में सबसे प्राचीन माने जाते हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग एक साथ 2 फसलें, जैसे सरसों और चना, उगाना जानते थे। धार्मिक जीवन: यहाँ 7 आयताकार अग्नि वेदिकाएं,
फायर ऑल्टर्स मिली हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि यहाँ के लोग अनुष्ठानिक अग्नि पूजा और बलि प्रथा में विश्वास रखते थे। भूकंप के साक्ष्य। इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ प्राचीनतम भूकंप के प्रमाण भी मिलते हैं, जिसके कारण इस बस्ती का अंत हुआ होगा। 7. चित्रित धूसर मृद्भांड संस्कृति PGW कल्चर। चित्रित धूसर मृद्भांड पेंटेड ग्रेवेयर संस्कृति भारत के लौह युग आयरन एज का प्रतिनिधित्व करती है। कालखंड और विस्तार। ये संस्कृति लगभग 1100 ईपू से 600 ईपू तक उत्तर भारत, विशेषकर पंजाब, हरियाणा और गंगा के ऊपरी मैदानों में फैली थी। शिल्प कौशल। इसके बर्तन बहुत ही महीन मिट्टी से बने होते थे, जिनका रंग धूसर ग्रे होता था और उन पर काले रंग से ज्यामितीय आकृतियां, रेखाएं और बिंदु बनी होती थीं। ये बर्तन मुख्य रूप से थालियों और कटोरों के रूप में मिले हैं, जो संभवतः समाज के उच्च वर्ग द्वारा उपयोग किए जाते थे। ऐतिहासिक महत्व। इस संस्कृति के लोग लोहे के औजारों का उपयोग करना जानते थे, जिससे उन्होंने घने जंगलों को साफ कर खेती का विस्तार किया। इसे अक्सर उत्तर वैदिक काल के आर्यों से जोड़कर देखा जाता है। 8. जैन परिषद और संप्रदाय। महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद जैन धर्म के सिद्धांतों को सुरक्षित रखने के लिए समय समय पर परिषदें बुलाई गईं। प्रथम परिषद, यह 4वीं शताब्दी ईपू में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई। यहाँ जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया। द्वितीय परिषद, ये 6वीं शताब्दी ई 512 ई में गुजरात के वल्लभी में देवर्धिग्नि क्षमाश्रमण की अध्यक्षता में हुई। यहाँ जैन आगमों को अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया गया। संप्रदाय। अकाल और भौगोलिक दूरियों के कारण जैन धर्म 2 भागों में बंट गया। दिगंबर, जो भद्रबाहु के अनुयायी थे और पूर्ण नग्नता एवं कठोर तपस्या में विश्वास रखते थे। श्वेतांबर, जो स्थूल भद्र के अनुयायी थे और सफेद वस्त्र धारण करते थे। 9. तमिलहम। प्राचीन काल में कन्याकुमारी से लेकर तिरुपति, वेंकटम की पहाड़ियों तक के क्षेत्र को तामिलहम कहा जाता था। विराट इस क्षेत्र पर मूवेंदर यानी 3 प्रमुख राजवंशों चोल, चेर और पांड्य का शासन था। और भौगोलिक वर्गीकरण। तमिल कवियों ने इस भूमि को 5 तिनय या पारिस्थितिक क्षेत्रों में बांटा था। कुरिंजी पर्वत, मुल्लई चरागाह, मरुदम कृषि भूमि, नेदल तटीय क्षेत्र और पलई रेगिस्तान। संगम साहित्य। इस क्षेत्र का सामाजिक और वीरगाथात्मक इतिहास संगम सम्मेलनों में रचित कविताओं जैसे एतुल तोगई और पत्तू पात्तू से प्राप्त होता है, जो व्यापार और युद्ध की वीरता का वर्णन करते हैं। 10. अर्थशास्त्र। कौटिल्य, चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र केवल अर्थनीति का ग्रंथ नहीं, बल्कि राज्य व्यवस्था और कूटनीति का एक संपूर्ण विश्वकोश है। विषय वस्तु। यह 15 अधिकरणों खंडों में विभाजित है। इसमें राजा के गुण, मंत्रिपरिषद का गठन, कर प्रणाली, टैक्सेशन, कानून और न्याय व्यवस्था का विस्तृत वर्णन है। सप्तांग सिद्धांत। कौटिल्य ने राज्य के 7 अनिवार्य अंग बताए हैं: स्वामी, राजा, अमात्य, मंत्री, जनपद, क्षेत्र, दुर्ग, किला, कोष, खजाना, दंड, सेना और मित्र। मंडल सिद्धांत। यह ग्रंथ वैदेशिक नीति और युद्ध कला पर भी चर्चा करता है। इसमें मंडल सिद्धांत के माध्यम से बताया गया है कि एक राजा को अपने पड़ोसी राज्यों के साथ कैसे संबंध रखने चाहिए। यह मौर्यकालीन भारत की प्रशासनिक मशीनरी को समझने का सबसे प्रामाणिक स्रोत है।